यस, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के वीडियो लेक्चर्स करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बैचेस अप्रैल में शुरू करने वाले हैं, 7 अप्रैल टू 5 में, ऐसा हमारा प्लानिंग था। फिर हम लोग मई में छुट्टी देने वाले थे, बट अभी कोरोना प्रॉब्लम की वजह से आपको भी पता है अभी लॉकडाउन 3rd मई तक है। पॉसिबिलिटी ये 3rd मई के बाद भी एक्सटेंड होने वाला है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अभी ज्यादा वेट नहीं करेंगे। यानी आप लोग भी अभी घर पे बोर हो गए तो क्यों ना अभी 12 का स्टडी हम लोग स्टार्ट कर दें। अभी हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था ऑनलाइन लाइव बैचेस जिसे हम लोग जूम ऐप पे ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन था रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। तो दोनों में से जो बेटर है वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अभी वो दोनों का आपको डिफरेंस भी क्लियर कर देता हूं, यानी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जब जूम ऐप पे हम लोग लेक्चर लेते हैं, हम लोगों ने ट्रायल लिया, अभी हमारा नवंबर फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा, अगर रेंज अच्छी नहीं होगी, तो कुछ स्टूडेंट्स को वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, उनके पास रेंज कम ज्यादा हो रहा है तो वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। 2 मिनट बाद फिर कनेक्ट होते हैं तो तब तक मेरी कंसेप्ट आगे निकल चुकी होती है। देखो, मेरी नजरिए से 10 स्टूडेंट की बैच है तो ऑल 10 आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हम लोग वहां पे ऐसे नहीं कर सकते कि 8 लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है चलो रन करते हैं। तो उन 2 बच्चों का भी कंसिडरेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने 8 लोगों का होगा। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना वीडियो लेक्चर थ्रू जाए। अभी वीडियो लेक्चर का फायदा देखो क्या है। वीडियो लेक्चर का मतलब होगा जो हमारा क्लासरूम का फीलिंग होता है, सेम फीलिंग यहां पे रहेगा। मैं हूं, बोर्ड हूं, सॉरी बोर्ड है, और स्टूडेंट नहीं है सामने, बस इतना ही प्रॉब्लम है। बट जब आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में जब ये लेक्चर देखोगे तो आपको क्लासरूम का फीलिंग आएगा 100%। यानी हम लोग ट्राई करेंगे कि इस तरह से आपको ये लेक्चर एक्सप्लेन करें कि आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा। ओके, सो आपसे मुझे इस लेक्चर्स के दौरान कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। अभी सबसे बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम ये है कि मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वो डाटा आपके पास नहीं है, मतलब नोट्स नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्ट सिखाया जाएगा उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट या पीडीएफ पेज थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे टाइम टू टाइम। बट मेरे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि जो सम मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा वो क्वेश्चन यहां पे लिखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। तो मैं जो पीडीएफ फॉर्म में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा वो क्वेश्चंस आपने पहले लिखने हैं। वो लिखने के बाद हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे अटेंड कर पाएंगे। मतलब आप पहले नोटबुक में क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिखने के बाद यहां से आपको सॉल्यूशन समझ के फिर आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। मतलब आपको ये थोड़ा सा डबल काम है। क्वेश्चन लिखने के बाद ही सॉल्यूशन लिखो तो ही वो फ्रूटफुल होगा, यानी आपको 100% उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलो अभी 12th स्टैंडर्ड बहुत सारे एंगल से इंपॉर्टेंट है। जब लाइव लेक्चर शुरू होंगे तो ये अलग से हम लोग बात करेंगे। अभी डायरेक्टली सिलेबस पे आते हैं। अभी 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस क्या है, क्या क्या कंटेंट्स यहाँ पे नए आए, कौन सा टॉपिक यहाँ पे लेस हो गया, ये फॉर्मल डिस्कशन अभी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। वी आर डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये टॉपिक से हम लोग शुरू करने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, सर व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कंसेप्ट हमें थोड़ा थियोरटिकली क्लियर करना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल यहां पे लेने वाला हूं। तो वो एग्जांपल से आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी 12th स्टैंडर्ड की नजरिए से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके 2 रीजन है। रीजन नंबर 1 कि ये टॉपिक को नॉर्मली एग्जाम में ऑप्शन कुछ नहीं आता है, मतलब इट इज अ कंपल्सरी टॉपिक। देयर इज नो ऑप्शनल क्वेश्चन फॉर दिस। ओके, और दूसरा रीजन है कि इसका वेटेज होता है 15 मार्क्स, मींस इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू फाइनल अकाउंट। जैसे हमारे सिलेबस में फाइनल अकाउंट होता है, 11th स्टैंडर्ड में भी था, तो आपको 12th स्टैंडर्ड में भी फाइनल अकाउंट सीखना है।
तो फाइनल अकाउंट को जितना वेटेज बोर्ड एग्जाम में होता है उतना ही वेटेज यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को है। इसका मतलब मार्क्स वाइज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू फाइनल अकाउंट। समझ में आए? तो ये दो चीजें ध्यान में रख के आपको केयरफुली ये अटेंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं व्हाट इज मीन्स बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल मुझे इससे लेना है कि दो पर्सन हम लोग कंसिडर करते हैं। बोलो कौन से दो पर्सन लेने हैं? चलो आपकी फेवरेट जोड़ी ले लेता हूं यहां पे मैं। सपोज ऐश्वर्या, हाँ ऐश्वर्या राय। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट पार्टी। सेकंड कौन होना चाहिए फिर? चलो सलमान, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो दो पार्टीज हमने यहां पे कंसिडर की, ऐश्वर्या एंड सलमान। तो इन दोनों में एक ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन ऐसे हुआ, ऐश्वर्या सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सलमान कॉस्टिंग ₹10,000। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे ध्यान में रखो, ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? क्रेडिट में। मतलब ऐश्वर्या ने सलमान को गुड्स सेल किया, सप्लाई किया क्रेडिट बेसिस 10,000 रुपए का। अभी क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि ऐश्वर्या गुड्स तो सप्लाई करेगी सलमान को, बट पेमेंट इमीडिएटली नहीं मिलेगा। क्रेडिट का यही मतलब है कि पेमेंट विल बी मेड ऑन फ्यूचर डेट। तो ये भी दोनों में अभी डिसाइड करना होगा म्यूचुअली कि पेमेंट सलमान ऐश्वर्या को कब देगा। तो इस केस में अभी ऐश्वर्या कौन है? सेलर। सलमान कौन है? ही इज अ बायर। ठीक है, तो पेमेंट करने की लाइबिलिटी या जिम्मेदारी किसकी है? सलमान की। तो नॉर्मली सेलर बायर को डिसाइड करके देता है कि आपको पेमेंट कब करना है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस बिजनेस की क्या होती है। तो ऐश्वर्या ने सलमान को बोला कि आपको पेमेंट मुझे करना है 1 महीने के बाद। ठीक है, सलमान बोला ओके नो प्रॉब्लम, आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रख रही है सब मुझे एक्सेप्ट है। तो सलमान ने बोला आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ। चलो अभी 1 महीने बाद मिलते हैं। ठीक है, तो अभी गुड्स सलमान को मिल गया। सलमान ने ओरली ऐश्वर्या को बता दिया कि मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट देता हूं सॉरी। 1 महीने बाद, अब 1 महीना खत्म हो गया। नाउ ऐश्वर्या एक्सपेक्टिंग 10,000 रुपीज फ्रॉम सलमान। बट 1 महीना खत्म होने के बाद सलमान के पास से ऐश्वर्या को पेमेंट नहीं मिला। जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो पेमेंट नहीं आया। तो ऐश्वर्या थिंक कर रही है कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, चलो 1-2 दिन और वेट कर लेते, क्या प्रॉब्लम है, 1 महीना वेट किया ही है। तो 2 दिन होने के बाद भी पेमेंट नहीं आया। तो ऐश्वर्या अप्रोच सलमान फॉर पेमेंट पर्पज। तो आपको पता है वहां पे सलमान ने सडनली उनको एक क्वेश्चन किया, हु आर यू? बोलो अभी ऐश्वर्या की हालत या चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या आया होगा? आप सोचो कि सलमान यानी बायर बोल रहा है कि आप कौन हो, क्या चाहिए आपको? तो ऐश्वर्या उसको याद दिलाएगा, अरे 1 महीने पहले हमने ट्रांजेक्शन किया था, आपको मैंने गुड्स सप्लाई किया, अभी आप पेमेंट देने वाले थे। रिफ्यूजिंग, वो पेमेंट देने से इनकार कर रहा है। तो ऐसे केस में बेचारे ऐश्वर्या के पास क्या ऑप्शन रहेगा? आप सोच के देखो। अभी आप बोलोगे कि सर ऐश्वर्या फिर ऐसे केस में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी तो डाल सकती कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। मैं कहूंगा वो ऐसा नहीं कर पाएगी। रीजन, उसके पास कुछ प्रूफ नहीं था। यानी वो नई बिजनेसमैन है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था कि ऐसे ट्रांजैक्शन टैकल कैसे किए जाते हैं, यहाँ पे सेफ्टी पर्पस क्या होता है। तो उसने गुड्स तो सप्लाई कर दिया, सलमान पे ट्रस्ट किया कि भाईजान है ये, पेमेंट दे देंगे 1 महीने बाद, बट उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, मतलब उन्होंने ऐश्वर्या को फंसाया। अब क्या करेंगे? अभी ऐश्वर्या तो पुलिस स्टेशन में जा नहीं सकती क्योंकि उसके पास लिखा हुआ प्रूफ नहीं है कि सलमान को गुड्स दिया था, उसने एग्री किया था कि वो पेमेंट करने वाला है। तो ये मिस्टेक सेलर से यहां पे हो गई। तो क्या हुआ? 10,000 रुपए गए पानी में, कुछ नहीं कर सकते। तो ये पहला एक्सपीरियंस ऐश्वर्या को गलत मिला फ्रॉम सलमान भाई। ओके, तो यहां से ऐश्वर्या थोड़ी होशियार हो गई। चलो ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अभी कुछ दिनों बाद
ये एक्सपीरियंस आने के बाद अगेन सेकेंड ट्रांजैक्शन ऐश्वर्या का हुआ। ऐश्वर्या ने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए, है ना। तो ऐश्वर्या का सेकेंड ट्रांजैक्शन हुआ मिस्टर विवेक के साथ, ठीक है। अगेन शी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी अमाउंट डबल हो गई थी, 20,000 का गुड्स उन्होंने बेचा, किसे? विवेक को। अगेन इन दिस केस ऐश्वर्या इज सेलर, विवेक इज बायर, ठीक है। अभी ऐश्वर्या देखो थोड़ी होशियार है, क्योंकि उसको पहला जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बुरा आया था, सो उसने उसमें से कुछ सीखा है। तो अभी सेम थिंग आएगा कि ऐश्वर्या विवेक को बोलेगी कि आपको पेमेंट मुझे 1 महीने बाद देना है। विवेक बोला डन। ऐश्वर्या बोलेगी भाई ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा अभी? तो ऐश्वर्या ने कहा कि मैं एक ड्राफ्ट बनाऊंगी, ठीक है। एक पेपर लिया जाता है, लीगल पेपर, बॉन्ड पेपर हो सकता है, सिंपल पेपर ले सकते हैं वो। तो उस पेपर पे ऐश्वर्या क्या बनाने जा रही है? ड्राफ्ट। अभी वो ड्राफ्ट यानी कैसे बनता है देखो, यहां पे ऐश्वर्या का नाम आएगा, ऐश्वर्या राय, उसका एड्रेस यहां पे लिखा जाएगा, उसके बाद आज की डेट लिखी जाएगी, ठीक है। ये कौन लिख रहा है ये ध्यान में रखो, कौन लिख रहा है? सेलर। सेलर यानी यहां पे ऐश्वर्या। तो उसका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट हो गई, ठीक है। और यहां पे लिखी जाएगी कंडीशन। क्या कंडीशन फाइनल हुई दोनों में? 1 month आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर दी सम ऑफ रुपीज, बोलो कितना? 20,000। अभी ये वर्ड्स में लिखा जाता है, बट यहां पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं फिगर्स में लिख रहा हूं। 20,000 रुपए मिलने चाहिए, ओके। और यहां पे ऐश्वर्या अपनी क्या करेगी? सिग्नेचर, साइन, ठीक है। तो इसमें ऐश्वर्या ने क्या लिखा कि 1 month आफ्टर डेट, यानी 1 महीने बाद जो डेट आएगी उस डेट को पे टू मी, मुझे पे करो, और माय ऑर्डर, या मैं बोलूंगी उसे, द सम ऑफ ₹20,000। बट किससे लिख रहे हैं हम लोग ये? तो वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहां पे आएगा टू, बोलो हु इज बायर हियर? विवेक। तो विवेक का नाम, उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। क्योंकि विवेक से हमें पैसे लेने हैं, तो इसलिए विवेक का नाम उस पेज पे या बॉन्ड पेपर पे होना जरूरी है। तो ये लिखने के बाद अभी ये जो ड्राफ्ट बना है, ये ड्राफ्ट विवेक को दिया जाएगा कि भाई इस पे जो कंडीशंस लिखी है वो आप ठीक से एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद अगर आपको ये एग्रीड है तो इस पे आपको भी साइन करना है, सिग्नेचर करना है। क्या सिग्नेचर करना है? एक्सेप्टेड, और इसके नीचे आप साइन कर दो। किसने कहा? ऐश्वर्या ने विवेक को। अभी विवेक ये सारी चीजें पढ़ेगा, वो पढ़ रहा है। 1 महीने बाद कितने पैसे देने हैं? 20,000। किसे देने हैं? ऐश्वर्या को। इट इज ओके फॉर विवेक। तो विवेक को ये सब अगर एक्सेप्ट है तो वो एक्सेप्टेड लिख के नीचे अपनी साइन कर देगा। तो साइन की मतलब क्या हुआ? ऐश्वर्या के पास यहाँ पे प्रूफ हो गया कि मैंने इस पार्टी को गुड्स बेचा था और उन्होंने पेमेंट करने का मुझे एग्री किया है। तो ऐसा है लिखा हुआ प्रूफ जो ऐश्वर्या को यहां पे मिला, तो इन फ्यूचर विवेक से उसको फ्रॉड होने के चांसेस लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या सेफ्टी पर्पस यहां पे ऐश्वर्या को मिल गया। बात समझ में आई? तो ये जो ड्राफ्ट बनाया था ऐश्वर्या ने, विवेक ने उस पे सिग्नेचर करने के बाद अभी ये ड्राफ्ट नहीं रहा, तो ये बन चुका है लीगल डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा हूं मैं? इट इज लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल क्यों? क्योंकि अगर विवेक से फ्रॉड होता है तो ऐश्वर्या इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में अभी कर सकती है, क्योंकि उसके पास ये लीगल प्रूफ है। दैट्स व्हाई दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज लीगल डॉक्यूमेंट। और उसे ही हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे।
समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मुझे बताओ, अभी आपको एक क्लियर हो गया पर्पस क्या है, कौन बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज? ऐश्वर्या ने कौन? सेलर। किस पे बनाता है, किसके लिए बनाता है? बायर। सेफ्टी पर्पस है, पेमेंट मिलना चाहिए, इसलिए सिक्योरिटी के लिए ये बिल बनाया जाता है। सो दैट बिल इज कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज की एक डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, यानी टेक्निकल लैंग्वेज जो है आपके बुक्स में वो भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर है नंबर फर्स्ट, इट इज अ रिटन unconditional order. Number 2, drawn by seller directing to buyer to pay certain sum of money to a certain person or bearer. It is called as bill of exchange in technical language. तो अभी मैं आपको ये पूरा क्लियर कर देता हूं क्या फीचर्स के मीनिंग है, यानी ये पूरी डेफिनेशन मैंने 5 फीचर्स में डिवाइड कर दी है। देखो, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर। कैसी ऑर्डर? ये अनकंडीशनल। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये रिटर्न फॉर्म में होती है। पहली बात, कौन लिखता है? ये सेलर। तो इट इज रिटर्न ऑर्डर, मतलब सेलर बायर को ऑर्डर कर रहा है मेक द पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। यहां पे कहां पे प्लीज वर्ड आया क्या? प्लीज मेक द पेमेंट नहीं। तो इसका मतलब सेलर बायर को ऑर्डर कर रहा है कि 1 महीने बाद जो डेट आएगी उस डेट को आपने मुझे पेमेंट करना है। दैट इज ऑर्डर। और ऑर्डर कैसी है? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब 1 महीने बाद जब पेमेंट का दिन आएगा तो विवेक की तरफ से कोई नाटक नहीं चलेगा। इसका मतलब कोई कंडीशन डाल के विवेक पेमेंट नहीं कर सकता कि अगर ऐसा हुआ तो ही मैं पैसे दूंगा। No condition will be accept on the date of payment. That is unconditional order. दूसरा फीचर है drawn by seller. अब ये बनाता कौन है, लिखता कौन है? सेलर। तो इस बिल का मेकर जो होता है वो सेलर है, इसलिए सेकंड फीचर आया, इट इज drawn by seller डायरेक्टिंग टू बायर, यानी जो ऑर्डर है वो किससे डायरेक्ट कर रही है? बायर को। बायर के लिए लिखा हमने, बायर को ऑर्डर हम लोग दे रहे हैं, दैट्स व्हाई डायरेक्टिंग टू बायर। फोर्थ फीचर, टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। अभी दोनों में अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो कंसिडरेशन अमाउंट फिक्स्ड है, सर्टन है, कितनी? 20,000। वो भी बिल में लिखी जाएगी 20,000। तो इसका मतलब ये हुआ टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। मनी यहां पे क्या है? सर्टन है, फिक्स्ड है। लास्ट है टू अ सर्टन पर्सन। पेमेंट किससे मिलना चाहिए? वो आदमी या पर्सन भी यहां पे फिक्स्ड है, सर्टन है। तो ऐश्वर्या ने क्या लिखा है? पे टू मी। विवेक ने पेमेंट मुझे करना है, ऐश्वर्या यानी सेलर को। और माय ऑर्डर, यानी अगर ऐश्वर्या ने बोला मुझे देने की बजाय भाई इसको दे दो, तो उसको देना पड़ेगा। इसका मतलब वो पर्सन क्या हुआ? सर्टन। और बियरर का मतलब होता है होल्डर। ये बिल लास्ट डेट ऑफ पेमेंट को जिसके पास होगा वो कौन है? बियरर मीन्स होल्डर ऑफ बिल। तो जिसके पास होगा उसको उस बिल का पेमेंट मिलने का राइट है, अधिकार है। दैट्स व्हाई पेमेंट इज टू बी मेड टू अ सर्टेन पर्सन और बियरर। सो दिस इज कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। फाइन, क्लियर हो गया सबको? एक बार रिपीट करते हैं। बोलो, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? फीचर नंबर 1, इट इज रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर। इट इज ऑर्डर। सेकेंड, हु इज अ मेकर? यहां पे लिखता कौन है ये ऑर्डर? सेलर। किसके ऊपर लिखता है? बायर। मनी कैसा है? सर्टन है।
किसे पे करना है, सर्टन पर्सन को, और उसकी डेट भी फिक्स होती है, मतलब डेट इज ऑल्सो सर्टन. सो दिस इज कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज. क्लियर हो गया? फाइन. अभी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे. वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मेनी पार्टीज अंडर बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज यानी पर्सन इंक्लूड होते हैं. हाउ मेनी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बट इट इज इंपॉर्टेंट. तो कितने होते हैं? तो आपके सामने अभी एग्जांपल है, आप बोलोगे सर एवरी ट्रांजैक्शन, दो पार्टीज हमें दिख रही है यहां पे, नंबर 1 एंड नंबर 2, सेलर बायर, दो है. बट इसका थ्योरेटिकल आंसर है देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज. अब ये थर्ड कौन है, ये हमें अभी समझना है. देखो, ऐश्वर्या विवेक में ट्रांजैक्शन हुआ, कितने रुपीज का हुआ? 20,000. ऐश्वर्या होशियार हो गई थी तो उसने ड्राफ्ट बनाया, विवेक ने उस पर साइन की, एक्सेप्ट किया उस कंडीशन को, तो वो बन गया लीगल डॉक्यूमेंट. उसे ही हमने नाम दिया बिल ऑफ एक्सचेंज. राइट. अब ये लीगल डॉक्यूमेंट कौन संभाल के रखने वाला है 1 महीना? ऑब्वियसली कौन? ऐश्वर्या, क्योंकि पेमेंट उसे चाहिए, तो उसके पास ये प्रूफ उसको संभालना है 1 मंथ. तो ये जो प्रूफ ऐश्वर्या के पास है वो उसके लिए एज गुड एज क्या हुई? एसेट. क्यों एसेट हुई? क्योंकि उस पे जो अमाउंट लिखी है ना 20,000, इट इज रिसीवेबल टू ऐश्वर्या फ्रॉम विवेक. और हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है अमाउंट रिसीवेबल इज एसेट, अमाउंट पेएबल इज लायबिलिटी. तो ऐश्वर्या को इस डॉक्यूमेंट के पैसे मिलने वाले हैं, मतलब ये बनेगा ऐश्वर्या के लिए बिल्स रिसीवेबल. इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनो. ऐश्वर्या की नजरिए से ये क्या है? बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उस बिल के पैसे उसको मिलने वाले हैं. और विवेक की नजरिए से क्या बना फिर? बिल्स पेएबल. अभी ये वर्ड आपने रिकॉर्ड किए 11th स्टैंडर्ड में, फाइनल अकाउंट में हुआ है. रिसीवेबल इज एसेट, पेएबल इज लायबिलिटी. तो ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का ही मतलब क्या हुआ? तो यहां से वो क्रिएट होता है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सेलर जब सिक्योरिटी के लिए बिल बनाता है, सो दैट बिल इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. अगर मैं सेलर हूं तो मेरे बुक्स में वो एसेट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि रिसीवेबल मेरी एसेट है. विवेक के बुक्स में वो लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा, सेम बिल, तो क्योंकि उसकी वो क्या हुई? लायबिलिटी. फाइन. तो रिसीवेबल पेएबल इज बिल ऑफ एक्सचेंज. तो ऐश्वर्या की एसेट है. राइट. तो ये दोनों पार्टीज में ट्रांजैक्शन हो चुका है. विवेक ने एक बिल दिया है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल, कितने का? 20,000 का. किसे? ऐश्वर्या को. ठीक है. अभी ऐश्वर्या ये कितने पीरियड तक संभाल के रखने वाली है? 1 मंथ. ठीक है. अभी ऐश्वर्या को विवेक से पैसे लेने हैं, पर वहां पे और एक पर्सन इंक्लूड हो गया. कौन? अभी यानी अभिषेक. तो अभिषेक और ऐश्वर्या में भी एक ट्रांजैक्शन पहले हो चुका है. क्या ट्रांजैक्शन? अभिषेक ने ऐश्वर्या को गुड्स बेचा था. अभिषेक ने ऐश्वर्या को बेचा था, मतलब इस केस में अभिषेक कौन है? सेलर. ऐश्वर्या कौन है? बायर. राइट. अभी इस केस में ऐश्वर्या सेलर है, इस केस में ऐश्वर्या बायर है. अभी किसी पर्सन की लेवल कभी फिक्स नहीं होती है, मतलब ऐश्वर्या अगर इस एग्जांपल में सेलर है, मतलब वो हर ट्रांजैक्शन में सेलर ही होगी, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है. जैसे अभी मैं आपके लिए यहां पे क्या हूं? टीचर. राइट. तो मेरी इमेज यहां पे टीचर है. क्या मैं घर पे भी टीचर हूं? नहीं. वहां पे मेरी और एक टीचर है, मेरी टीचर है वहां पे. मतलब नेसेसरी नहीं है कि मैं यहां पे टीचर हूं मतलब हर जगह पे मेरी इमेज टीचर ही होगी. बराबर. मैं आपको सिखाता हूं यहां पे, घर पे कोई और मुझे सिखाता है. बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन की जो लेवल है वो कभी फिक्स नहीं हो सकती. तो यहां पे ऐश्वर्या विवेक के लिए सेलर है, बट अभिषेक के लिए बायर है. तो अभी अभिषेक को ऐश्वर्या से 22,000 रुपीज लेने हैं. कितने लेने हैं? 22,000. तो ये ऐश्वर्या की क्या हो गई?
लाइबिलिटी टुवर्ड्स अभिषेक। तो ये ट्रांजैक्शन ऐश्वर्या ने सेटल कैसे किया देखो। ऐश्वर्या ने विवेक को बोला कि ये जो बिल है 20,000 का, जो पैसे मुझे आप देने वाले हो वो मुझे देने की बजाय आप डायरेक्टली किसे दे देना, अभिषेक को दे देना। अभी विवेक यहां पे ना नहीं कह सकता क्योंकि बिल में लिखा क्या था, पे टू मी ऐश्वर्या और माय ऑर्डर, या मैं बोलूंगी उसे। तो ऐश्वर्या ने अभी कहा कि मुझे पेमेंट मत दो, अभिषेक को दे दो डायरेक्टली। तो मतलब ये हुआ ऐश्वर्या ने ये जो बिल था वो उसकी क्या थी बोलो, एसेट। तो वो बिल ऐश्वर्या ने किसे दे दिया, अभिषेक को। ये बिल अभिषेक को दे दिया, मतलब अभी इस बिल का होल्डर यानी बियरर कौन है, अभिषेक है। तो ऐश्वर्या ने क्या किया, 2,000 रुपए उसे कैश दे दी और 20,000 का बिल दे दिया यानी बिल्स रिसीवेबल। तो उसकी लाइबिलिटी क्या हो गई, यहां पे नील हो गई यानी सेटल हो गई। मतलब ऐश्वर्या ने अपनी लाइबिलिटी सेटल करने के लिए 2,000 रुपए कैश दे दी ऊपर की और 20,000 का बिल अभिषेक को दे दिया। थर्ड पर्सन यहां पे इन्वॉल्व हुआ। तो ये थर्ड पर्सन यहां पे कौन है, तो टेक्निकली ही इज नोन एज पेई। उसे क्या कहते हैं, पेई कहते हैं। तो पेई का मतलब हुआ अ पर्सन हु इज going to receive the money of bill of exchange. A person who is going to receive the money of bill of exchange, यानी लास्ट डेट को जिस पर्सन को बिल का पेमेंट मिलता है वो पर्सन बन जाता है पेई। तो पेई इज अ थर्ड पर्सन अंडर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कितने पर्सन हुए बिल ऑफ एक्सचेंज में, टोटल 3। बोलो कौन कौन से पर्सन हुए, 3। एक बार रिपीट करते हैं, ये कट करता होगी मैं, आपको समझ में आ गया है। अभी पर्सन को और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। तो ऐश्वर्या कौन है बोलो यहां पे, सेलर। विवेक कौन है, बायर। सेलर को यहां पे और एक प्यारा नाम है, ड्रॉवर। कपाट का नहीं, ड्रॉवर का मतलब है ही इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है उसे ड्रॉवर कहते हैं। तो मुझे बताओ बिल किसने लिखा था, ऐश्वर्या यानी कौन, सेलर, इसलिए उसे ड्रॉवर कहा जाता है। बायर को भी एक प्यारा नाम है इस टॉपिक में, वो है ड्रॉवी। तो ड्रॉवर यानी सेलर, ड्रॉवी यानी बायर। तो इसका मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं। ड्रॉवर means a person who draws the bill, means a person who sold the goods। मतलब seller and drawer are the same persons, okay। buyer, drawee are the same person। drawee का मतलब हुआ a person on whom the bill is drawn। जिस पर्सन के नाम से आपने बिल लिखा वो पर्सन है ड्रॉवर, सॉरी ड्रॉवी। तो जो पर्सन के नाम से बिल लिखा गया उसे हम लोग कहेंगे ड्रॉवी, जिसने लिखा वो है ड्रॉवर। यहां पे ड्रॉवी को और एक वर्ड आता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब है अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। अभी कंडीशन लिखी किसने थी, सेलर ने। एक्सेप्ट किसने की, बायर ने। तो बायर का और एक नाम आ गया एक्सेप्टर। और ड्रॉवर को तीसरा नाम है मेकर, क्योंकि इसने बिल बनाया, ही मेक्स द बिल, दैट्स व्हाई ही इज मेकर। तो नाम कैसा है देखो, सेलर, ड्रॉवर, मेकर, सेम पर्सन। बायर, ड्रॉवी, एक्सेप्टर आर सेम पर्सन। तो मुझे एक बार रिपीट करो, हु इज ड्रॉवर, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। वीडियो देख रहे हो तो आप रिपीट भी कर सकते हो, रिपीट करोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बोलो, हु इज ड्रॉवर, अ पर्सन हु draws the bill, a person who sold the goods is called as drawer। seller, drawer, same person। buyer का नाम है ड्रॉवी। ड्रॉवी means a person on whom the bill is drawn। जिसके नाम से बिल लिखा जाएगा वो ड्रॉवी है।
A person who accept the bill, a person who buy the goods is called as drawee. तो drawee, buyer, acceptor सेम पर्सन हुए. और तीसरा कौन आया इनमें? पेई. पेई का मतलब है अ पर्सन टू whom अमाउंट ऑफ बिल इज पेएबल. जिस पर्सन को बिल की अमाउंट हम देने वाले हैं वो पर्सन होता है पेई. ठीक है. अभी आप बोलोगे सर अगर ये अभिषेक यहां पे इन्वॉल्व नहीं हुआ, यानी कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो अल्टीमेटली वहां पे दो ही पार्टीज हो जाएंगी. कौन? ड्रॉवर और ड्रॉवी. तो मैं कहूंगा यहां पे ड्रॉवर ही पेई है. बोलो कैसे? क्योंकि ड्यू डेट को विवेक फिर पेमेंट किसे करेगा? ऐश्वर्या. पेई का डेफिनेशन है जिसे पेमेंट अल्टीमेटली मिलेगा वो है पेई. तो इन दैट केस ड्रॉवर एंड पेई आर द सेम पर्सन. अगर थर्ड पर्सन को हमने बिल ट्रांसफर नहीं किया तो ड्रॉवर ही पेई बनेगा. बात क्लियर हो गई? तो ऐसी कितनी पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है? बोलो 3. फर्स्ट वन ड्रॉवर, सेकेंड वन ड्रॉवी, थर्ड वन पेई. क्लियर दिस? तो ये हमारा थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो गया. व्हाट इज मीन्स बाय बिल ऑफ एक्सचेंज. चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने शुरुआत कहां से की थी? मैंने शुरुआत की थी इस एग्जांपल से. ऐश्वर्या, सलमान. ऐश्वर्या ने सलमान को गुड्स बेचा. सलमान ने प्रॉमिस किया 1 महीने बाद मैं पेमेंट करूंगा, उसने वैसा नहीं किया. तो यहां पे ऐश्वर्या को सीख मिल गई कि भाई जब भी पेमेंट मिलने के चांसेस क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कम होते हैं तो वहां पे कुछ सिक्योरिटी या सेफ्टी हमारे पास होना चाहिए. तो ये होने के बाद फिर ऐश्वर्या ने सेकेंड टाइम जब सेल किया क्रेडिट में तो विवेक से उसने सेफ्टी पर्पस के लिए एक बिल लिखवा के लिया. यानी उसने ही लिखा, विवेक ने उस पर साइन की, उसको हमने नाम दिया बिल ऑफ एक्सचेंज. तो इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई. पहली सेलर, दूसरी बायर. सेलर का ही नाम है ड्रॉवर, बायर का नाम है ड्रॉवी. ड्रॉवर को ही दूसरा नाम है मेकर. ड्रॉवी को कहते हैं एक्सेप्टर. तो ड्रॉवर की डेफिनेशन क्या हुई? बोलो अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल. ड्रॉवी की डेफिनेशन अ पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन. पेई का मतलब अगर ड्रॉवर ने ड्रॉवी से मिला हुआ बिल किसी थर्ड पर्सन को एंडोर्स किया, एंडोर्स यानी ट्रांसफर किया, तो वो थर्ड पर्सन बनेगा पेई. क्योंकि उस बिल का पेमेंट मिलने का राइट इस पर्सन को मिल जाता है, दैट्स व्हाई ही इज पेई. तो पेई का डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन टू whom अमाउंट ऑफ बिल इज पेएबल, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज पेई. फाइन. तो यहां तक क्लियर हो चुका है सबको कंसेप्ट? ठीक है. अभी अगर इसमें से कुछ पॉइंट अगर आपको लिखने तो आप लिख लो, या फिर मैं आपको जो पीडीएफ फॉर्म देने वाला हूं उसमें सब थियोरेटिकल पार्ट इजी लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं. ओके, चलो देख लो एक बार.